स्ट्रेटजीज क्या हैं जी एस्थमा थेरेपी के? एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉम्पली एंड इफेक्टिवली विद ब्रोंकोडाइलेटर्स विच वी ऑल्सो कॉल्ड रिलीवर ड्रग्स, क्योंकि वो फॉरेन सिम्टम्स को रिलीव करेंगे। तो जो ब्रोंकोस्पाज्म है, एक्यूट ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हुई है, उसको हम उससे ट्रीट करेंगे। उसके अंदर हमारे पास बीटा 2 एगनिस्ट, अगर आपको ANS याद हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें यू हैव स्टडीड के देयर आर बीटा रिसेप्टर्स विच आर द टाइप ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अब बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 भी होते हैं, बट मेनली बीटा 1 और बीटा 2 हम देखते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स आपके हार्ट पे होते हैं और किडनीज पे होते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर, ग्लोमेरुलर अपैरेटस के ऊपर। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बाकी सारी जगह पर जहाँ जहाँ भी बीटा रिसेप्टर्स हैं वहाँ बीटा 2 ही हैं। आइज़ में, आपके लंग्स के अंदर, आपके लाइपोसाइट्स के अंदर, आपकी पैंक्रियाज के इंसुलिन बीटा सेल्स के ऊपर इवन आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और बीटा 2 रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं बीटा 2 एगनिस्ट। अब वो जब लंग्स पे जो बीटा 2 रिसेप्टर्स है ना, उन्होंने क्या करना होता है कि जब आपका सिंपैथेटिक, नॉर्मली क्या करना होता है कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है ना, तो क्या होता है, वो आपको प्रिपेयर करता है फॉर सम इमरजेंसी सिचुएशन। अब इमरजेंसी सिचुएशन में आपका क्या काम है, आपके पीछे डॉग लगा हुआ है, आपने भागना है। भागने के लिए अब आपको चाहिए मसल्स को ब्लड ज़्यादा जाए, तो आपका हार्ट क्या करेगा, पंपिंग इंक्रीज कर देगा। बाय द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेकेंडली, आपको मसल्स को ऑक्सीजन भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन ज़्यादा लंग्स ने प्रोवाइड करनी है। अब वो लंग्स क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। और सेकेंडली, आपके लंग्स क्या करेंगे, आपके एयरवेज को डायलेट कर देंगे ताकि ज़्यादा एयर अंदर आए, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, क्योंकि हमने भागना है, हमें मसल की वर्किंग चाहिए। सो ब्रोंको डायलेशन होती है नॉर्मली बाय द एक्शन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑन द लंग्स। तो हम उस नॉर्मल एक्शन को इन केस ऑफ सम डिजीज़ काउंटर यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि हम खुद पेशेंट को आर्टिफिशियल बनाई गई बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, वो उस डिजीज़ कंडीशन के अंदर उसके लंग्स को ब्रोंको डायलेट कर देगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इसका उल्टा काम मस्करीनिक एंटागोनिस्ट करते हैं, विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर M1, M2, M3 इसकी भी टाइप्स होती हैं। M3 रिसेप्टर्स होते हैं। वो M3 रिसेप्टर्स आपके लंग्स के अंदर जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा, वो क्या करेंगे, तंग कर देंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देंगे, ताकि जो है वो आपकी रेस्टिंग कंडीशन है ना, हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो इस वजह से वो उसको वापस से कंस्ट्रिक्ट कर देंगे या वापस से नॉर्मल पोजीशन पर ले आएंगे। अब हम मस्करीनिक एगनिस्ट तो दे नहीं सकते, हम एस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम उसका उल्टा काम करने वाले एजेंट्स देंगे विच आर मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। वो क्या करेंगे, वो उस कंस्ट्रिक्शन एक्शन को ब्लॉक करेंगे। जब वो एक्शन ब्लॉक होगा तो जो आपके ब्रोंकाई हैं वो डायलेट हो जाएंगे। सो दिस इज एक्शन ऑफ मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। थियोफाइलिन इज बेसिकली इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक, आपकी ड्रग्स में आता है, बट स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर, चाय के अंदर थियोफाइलिन प्रेजेंट होती है। ये भी एज अ ब्रोंकोडाइलेटर काम करती है और उसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं। लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन द एयरवेज। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया ना, ये रिलीवर ड्रग्स हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। लॉन्ग टर्म या कंट्रोलर ड्रग्स जो हैं, जिनको हम कहते हैं, दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और उसमें भी स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स क्या करते हैं, वो जो आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, वो कौन से एजेंट्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अगर आपने इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर पढ़ा है पैथोलॉजी से, या आपने कहीं और से भी पढ़ा है, तो इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और एस्थमा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लस ल्यूकोट्राइन्स। इफ़ यू रिकॉल द इन्फ्लेमेटरी पाथवे, अभी जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे तो वो आएगा भी, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों को ब्लॉक करते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन रुक जाएगी, और वो जो इंसल्ट हुई थी, वो जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो रही थी ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, वो रुक जाएगी और सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट जो है वो इंप्रूव करेगा। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कैन इंप्रूव द रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा, हम लोग ना जब ये पेशेंट्स को अस्थमा की ड्रग्स देते हैं ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग क्यों देते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ ही क्यों देते हैं, पर्टिकुलरली लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, बीटा 2 एगोनिस्ट को भी हमने डिवाइड किया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पर, शॉर्ट एक्टिंग थोड़े अरसे के लिए और लॉन्ग एक्टिंग लंबे अरसे के लिए। यानी पेशेंट आया है, फ़ौरन उसको इफेक्ट चाहिए तो हम शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करेंगे, बट उसको घर भेजना है, उसको एक ड्रग पे लगाना है, तो हम लॉन्ग एक्टिंग देंगे ताकि उसकी एक मेंटेनेंस डोज बनी रहे। अच्छा, उन पेशेंट्स के अंदर जिनको हम लॉन्ग एक्टिंग दे रहे होते हैं, उनके अंदर हम साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम कभी भी अकेले नहीं देते। तो इन पेशेंट्स के अंदर इसकी रीज़न क्या है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। इसकी रीज़न ये है कि जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, वो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के रिस्पॉन्स को डबल कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, उनके रिसेप्टर एक्सप्रेशन को बढ़ा देती हैं, जहाँ पे जाके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने एक्ट करना होता है। तो इनका बड़ा एक पॉजिटिव एक दूसरे पे एक्शन है, इसलिए हम इनको दे रहे होते हैं साथ में।
उसके अलावा दूसरी ड्रग्स में एंटी IgE एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमारा मेन कल्प्रिट इन चीज़ों से भी पहले IgE एंटीबॉडीज़ है, तो अगर हम इनको ही किसी तरह ख़त्म कर दें तो भी ये चीज़ रुक जाएगी। तो उसमें हमारे पास हमने आर्टिफिशियली इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनाई हुई है, एंटी IgE एंटीबॉडीज़, तो क्रोनिक थेरेपी में हम वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा ल्यूकोट्राइन एंटेगनिस्ट, यानी जो ल्यूकोट्राइन है विच आर द कल्प्रिट्स इन कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन, उनके उन्होंने आकर किसी रिसेप्टर पर एक्ट करना है तो उनका एक्शन होगा ना, तो हम उनका रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर दें ताकि वो एक्ट ही ना कर सकें, तो हम ल्यूकोट्राइन एंटेगनिस्ट देते हैं जिनका दोनों डुअल एक्शन है, ब्रोंकोडाइलेशन भी करेंगे और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे। और ये MCQ है कि हम एस्थमा प्रोफाइलैक्सिस के लिए, यानी एक बंदे को आपको पता है एस्थमा है, वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ डस्ट होगी, जहाँ पॉलन होगी, उसको एस्थमेटिक अटैक ना हो, उसके लिए आप उसको कौन सी ड्रग प्रोफाइलैक्टिकली देंगे? ल्यूकोट्राइन एंटेगनिस्ट देंगे। MCQ है ये। उसके बाद नेजल ऑक्सीजन इज बेसिक थेरेपी फॉर एक्यूट ब्रोंकोस्पेज्म ऑफ एनी कॉज। और जब भी पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, उसको सांस नहीं आ रहा, सबसे पहला काम आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, ताकि जो थोड़े बहुत उसके एयरवेज खुले हुए हैं, ऑक्सीजन वहाँ से अंदर जाएगी और वो उसको हाई प्रेशर ऑक्सीजन देंगे तो उसको सांस में कुछ बेहतरी आएगी। फिर हम उसको साथ में फिर ब्रोंकोडाइलेटर भी दे देते हैं। तो ये चीज़ है। सो ये एक जनरल स्ट्रेटजी थी फॉर एस्थमा थेरेपी। अब हम आ जाते हैं बीटा एड्रीनल रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी जो बीटा 2 एगोनिस्ट की हमने बात की है उनकी डिटेल के ऊपर, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एस्थमा वाले में से सवाल लाजमी आ जाता है पेपर के अंदर, MCQs के अंदर। लेकिन अगर आपने ANS अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो फिर आपको ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ANS के अंदर ये बीटा वाला और मस्करीनिक एंटागोनिस्ट और ये मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं विद इट्स एडवर्स इफेक्ट्स एंड यूजेस एज वेल। ओके, so the most important sympathomimetics used to reverse asthmatic bronchoconstriction are the direct acting beta 2 selective agonist. Indirect acting sympathomimetics like ephedrine were once used. अच्छा, इसका मतलब, इस बात का मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब अगर लेट सपोज कि ये मेरे पास लंग्स हैं, ठीक है, और ये आई एम जस्ट सपोजिंग कि ये मेरे पास ना लंग्स के ऊपर या ब्रोंकाई के ऊपर ना ये रिसेप्टर लगा हुआ है, बीटा 2 रिसेप्टर है, ठीक है। अब बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर आकर एंडोजिनसली अगर हम नेचुरली बात करें तो बाइंड करना होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ने, क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वही केमिकल्स हैं जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। तो उन्होंने आकर यहाँ पर बाइंड करना होता है नॉर्मली, और उनका बाइंड करने के बाद जब उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो डिग्रेड हो जाते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर ही और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू ना। जब हम आर्टिफिशियल ड्रग्स देते हैं, जब हमने बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है ना, उसके दो तरीके हैं। या तो हम आर्टिफिशियली कोई ऐसी ड्रग दे दें जो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, ठीक है, यानी हमने कोई आर्टिफिशियली एगोनिस्ट दे दिया जिसने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। या हमने क्या किया, हमने कोई ऐसी ड्रग दी जिसने, जो कि एंडोजिनस एपिनेफ्रिन है ना, उसकी ब्रेकडाउन को ख़त्म कर दिया। जब उसकी ब्रेकडाउन को ख़त्म कर दिया तो ये एंडोजिनस एपिनेफ्रिन लंबे अरसे तक वहाँ रहेगा और ये इसके साथ बाइंड करेगा और तब भी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। सो डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होता है वो वाली ड्रग जो डायरेक्ट जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करे। इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है कि उसने इनडायरेक्टली रिसेप्टर को एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद है जी, ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझा रही होती हूँ कि क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये बात नहीं पता ना डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट वाली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इन डिटेल। अच्छा, उसमें हमारे पास एफिड्रिन आती है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है वैसे कि एफिड्रिन वाज वंस यूज्ड, आपको बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस मैंने बताना था, बट दे आर नाउ ऑब्सोलीट फॉर दिस एप्लीकेशन ऑफ द सिलेक्टिव डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। अच्छा, हमारे पास बीटा जो ड्रग्स है ना, मैंने आपको बताया बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स होती हैं, उसमें कुछ ड्रग्स हैं जो बीटा 1 सेलेक्टिव हैं, जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी, कुछ बीटा 2 सेलेक्टिव है और कुछ नॉन सेलेक्टिव हैं जो दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। तो हमें कौन सी चाहिए? बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स। सो उनमें हमारे पास एल्ब्यूटेरॉल, टर्बिटुलिन एंड मेटाप्रोटेरेनॉल, दीज आर शॉर्ट एक्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द यूएस। और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के अंदर साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडासिट्रोल एंड विलांटरॉल, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये इनके नाम तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। एल्ब्यूटेरॉल, आप सिर्फ ये याद रख लें कि जो रॉल वाली है ना, रॉल वाली वो सारी लॉन्ग एक्टिंग है एक्सेप्ट एल्ब्यूटेरॉल। एल्ब्यूटेरॉल शॉर्ट एक्टिंग है और बाकी उसमें टर्बिटुलिन और मेटाप्रोटेरेनॉल, इसके एंड पे नॉल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बट इंडासिट्रोल एंड विलांट्रोल आर करंटली अप्रूव्ड ओनली फॉर COPD। ये दोनों हम COPD में यूज़ करते हैं। एस्थमा में हम ये दोनों यूज़ करते हैं। बीटा एगोनिस्ट आर गिवन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय इनहेलेशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम ड्रग्स देते हैं ये हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं ताकि वो सिर्फ लंग्स में जाएँ। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, SCQ है कि क्यों हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं और ये भी, उसकी रीज़न ये है ताकि एक तो ड्रग आपके टारगेट टिश्यू पर लंग्स में ही जाए और वहीं पर उसका प्राइमरी एक्शन हो और ज़्यादा सारी ड्रग वहाँ एब्जॉर्ब हो जाए। सेकेंडली, उसके सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स कम से कम हों, क्योंकि डायरेक्ट आप ब्लड में भेजेंगे तो क्या होगा, वो पहले पूरी बॉडी में चली जाएगी, एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो पहले लंग्स में जाएगी तो जो हमारा रिक्वायर्ड एक्शन है वो कंप्लीट होगा और साथ में फिर अगर एडवर्स इफेक्ट आते भी हैं तो वो उनकी हमें कोई इतनी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। सो उसके बाद है जी, यूजुअली
फ्रॉम प्रेशराइज्ड एरोसोल कंटेनर्स होते हैं, कनिस्टर्स होते हैं, इनहेलर्स उनको हम कहते हैं, नेबुलाइजर से भी हम दे सकते हैं, तो ये उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। द इनहेलेशनल रूट डिक्रीजेज द सिस्टमिक डोज एंड एडवर्स इफेक्ट्स, जो मैंने बता दिया, वाइल डिलीवरिंग एन इफेक्टिव डोज लोकली टू द एयरवे स्मूथ मसल, जिससे लोकल इफेक्ट बड़ा अच्छा आता है। द ओल्डर ड्रग्स हैव ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये टाइम लाइन छोड़ दें, तो ये इन्होंने यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हुआ है। ये आपकी ब्रोंकियल टोन है, यानी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, एक तरफ ये रिलैक्स हो रहे हैं और एक तरफ ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो इसको कंस्ट्रिक्ट करा रही हैं? तो पॉजिटिव वाली देखें, यानी जो आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो इसको कंस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स इसको कंस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, एडिनोसिन इसको कंस्ट्रिक्ट करा रहा है। सो हम क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हम मस्करीनिक एंटागोनिस्ट देते हैं, ल्यूकोट्राइन्स के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, और एडिनोसिन के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं बेसिकली थियोफाइलिन्स। और इस तरह से जब कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली खुद ही रिलैक्सेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि साइक्लिक एएमपी जो है वो इसको रिलैक्स कराता है। तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें तो भी आपकी रिलैक्सेशन हो जाएगी। वो किन किन तरीकों से बढ़ सकती है? वो बीटा एगोनिस्ट की हेल्प से बढ़ सकती है। बीटा एगोनिस्ट जब हम देंगे वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वो एड्रेनलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एड्रेनलिन साइक्लेज साइक्लिक एएमपी बनाता है, जब वो ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ साइक्लिक एएमपी को डिग्रेडेशन, जो पाथवे है फॉस्फोडाइस्ट्रेज उसको डिग्रेड कर रहा है वापस से एएमपी के अंदर, तो उसको अगर हम इनहिबिट कर दें बाय द एक्शन ऑफ थियोफाइलिन्स तो भी साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और उससे भी रिलैक्सेशन होती रहेगी। सो दिस इज़ व्हाट दिस डायग्राम टेल्स। ये ऑस्पी के अंदर आपको आ सकती है अगर वरना ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछा जाए ना डिफरेंट ड्रग्स का ऑन द ब्रोंकियल टोन इन एस्थमा, तो ये डायग्राम उसमें आ सकती है। अच्छा, उसके बाद मैकेनिज्म और इफेक्ट्स क्या हैं बीटा एगोनिस्ट के? तो बीटा एगोनिस्ट स्टिमुलेट एड्रेनलिन साइक्लेज, जैसे मैंने बताया, अपने रिसेप्टर पर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, एड्रेनलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे, वो साइक्लिक एएमपी बनाएगा। साइक्लिक एएमपी आपका पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो रिलैक्सेशन कराता है बेसिकली मसल्स की। उसके बाद है जी क्लिनिकल यूज एंड टॉक्सिसिटी। सिम्पैथोमाइमेटिक्स आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन एक्यूट एस्थमा, जैसे मैंने बताया शॉर्टर एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म, क्योंकि फॉरन एक्शन होगा और सबसे पहले हम देते ही ब्रोंकोडायलेटर है पेशेंट को। देयर इफेक्ट्स लास्ट फॉर 4 आवर्स और लेस एंड दे आर नॉट इफेक्टिव फॉर प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस के लिए मैंने बताया था ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं। द लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स शुड बी यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस प्लस, एक तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए लॉन्ग एक्टिंग क्यों देते हैं? जनरल सी बात है, कॉमन सेंस है, इसलिए देते हैं क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस है ना, आपने बचाना है किसी चीज़ को, तो थोड़ा लंबा एक्शन चाहिए। 1 घंटे में उसका एक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको वो ड्रग 1 घंटे पहले देनी पड़ेगी। बट अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं, आप 1 दिन पहले भी वो ड्रग ले लेते हैं तो उसका 1 दिन तक एक्शन रहेगा, तो ये फ़ायदा होता है। तो उसमें सेकंड प्रोफाइलैक्टिकली आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दे शुड नॉट बी यूज फॉर एक्यूट एपिसोड्स बिकॉज देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टू स्लो, तो उसमें आपने हमेशा एक्यूट एपिसोड में शॉर्ट एक्टिंग ही यूज़ करनी है। फर्दर मोर यूज अलोन दे इंक्रीज एस्थमा मोर्टेलिटी वेयर एज इन कम्बिनेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे इंप्रूव कंट्रोल। सो ये भी है कि हम इनको अकेले नहीं यूज़ करते हैं, हम इनको कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, कंट्रोल को बेहतर बनाते हैं बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कंट्रोलर ड्रग्स। इन ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स द शॉर्टर एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आर द मोस्ट इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर्स अवेलेबल एंड आर लाइफ सेविंग फॉर एक्यूट एस्थमा। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो उनमें हम ऑल्टरनेटिव ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वरना प्राइमरीली हम लोग यही देते हैं। मैनी पेशेंट विद COPD आर ऑल्सो बेनिफिट ऑल्दो द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटीज इंक्रीज इन दिस कंडीशन। अब वो क्या टॉक्सिसिटीज़ हैं जो बीटा एगोनिस्ट के साथ आपको मिलेंगी, क्या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे? उसमें स्केलेटल मसल ट्रेमर्स हैं। क्यों होते हैं ट्रेमर्स? इसलिए होते हैं क्योंकि बीटा 2 आपके स्केलेटल मसल की वेसल्स पे भी प्रेजेंट होता है, तो जब उनमें वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, मसल ज़्यादा एक्टिवेट होता है और उसमें ट्रेमर्स आ जाते हैं। बीटा 2 सेलेक्टिविटी इज़ रिलेटिव एट हाई क्लिनिकल डोसेज, इनका सिग्निफिकेंट बीटा 1 इफेक्ट भी आ जाएगा। जब आप थोड़ी डोज देंगे तो वो सिर्फ बीटा 2 पे एक्ट करेंगे, ज़्यादा देंगे तो बीटा 1 पे भी जाएंगे और हार्ट रेट बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इवन व्हेन दे आर गिवन इन इनहेलेशनल रूट, कुछ कार्डियक इफेक्ट इनका फिर भी देखा गया है। अदर एडवर्स इफेक्ट्स आर रेयर व्हेन द एजेंट्स आर यूज्ड एक्सेसिवली, तो फिर एरिथमियाज और ट्रेमर्स हो सकते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस विच इज टॉलरेंस एंड टैकिकार्डिया, ये भी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ देखा गया है। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। पेशेंट्स विद COPD ऑफन हैव कॉन्करेंट कार्डियक डिजीज एंड मे हैव एरिथमियाज इवन एट नॉर्मल डोसेज। तो हम इसको इसलिए, इस ड्रग को हम अकेला नहीं देते, हम इसको बहुत मॉनिटर्ड डोज के अंदर देते हैं और COPD के पेशेंट्स के अंदर तो बहुत ही कॉशियसली देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा एगोनिस्ट। उसके बाद है मिथाइलजेंथीन्स। मिथाइलजेंथीन्स में थियोफाइलिन, कैफीन और थियोब्रोमीन आ जाती हैं। दे आर प्यूरीन डेरिवेटिव्स।
3 मेजर मेथाइलजेंथीन्स आर फाउंड इन प्लांट्स, उसके नाम मैंने आपको बता दिए। कॉफ़ी में कैफीन होती है, चाय में थियोफाइलिन होती है। अच्छा, ये भी एक सवाल आता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर आप एक पेरिफेरल एरिया में बैठे हैं, आपके पास अस्थमा का पेशेंट आया, कोई ड्रग नहीं है आपके पास, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सिम्टोमेटिकली फ़ौरन कैसे मैनेज करेंगे? उसको सांस नहीं आ रही, आप उसे बहुत स्ट्रॉन्ग चाय का कप बना देंगे, क्योंकि चाय में थियोफाइलिन होती है। अगर कॉफ़ी अवेलेबल है तो कॉफ़ी बना देंगे, चाय तो अवेलेबल होती है, स्ट्रॉन्ग चाय का कप बना देंगे और उसके सिम्टम्स जो हैं वो उसी वक्त उसको रिलीव हो जाएंगे, ठीक है। और कोको पाउडर के अंदर थियोब्रोमीन होती है। अच्छा, थियोफाइलिन इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप दैट इज इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। दिस ड्रग एंड सेवरल एनालॉग्स आर ओरली एक्टिव, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी ये एक बात लिखी हुई है कि थियोफाइलिन इज एलिमिनेटेड बाय P450 ड्रग मेटाबलाइजिंग एंजाइम्स इन द लिवर। तो वो ड्रग्स जो P450 को अफेक्ट करेंगी ना, उनमें थियोफाइलिन के लेवल्स चेंज हो सकते हैं। यानी ऐसी ड्रग्स जो P450 एक्टिवेटर हैं, उनमें फिर थियोफाइलिन की ब्रेकडाउन बढ़ जाएगी और आपको थोड़ी ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी पेशेंट को। और अगर ऐसी ड्रग्स वो पेशेंट साथ में ले रहा है कॉन्करेंटली जो P450 को इनहिबिट कर देती हैं, कुछ होती हैं ड्रग्स ऐसी, तो वो क्या करेंगी, फिर उसमें आपको थियोफाइलिन की डोज कम करनी पड़ेगी अगर ये पेशेंट ये वाली ड्रग ले रहा है, क्योंकि उसमें फिर वो मेटाबलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि एंजाइम का लेवल कम हुआ है, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जी थियोफाइलिन्स वगैरह का। द मिथाइलजेंथीन्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं, जो कि साइक्लिक एमपी की डिग्रेडेशन करा रहा होता है। तो जब ये डिग्रेडेशन नहीं होगी तो साइक्लिक एमपी के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और डायलिटेशन हो जाएगी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की। दिस एंटी पीडीई इफेक्ट हाउएवर रिक्वायर्स हाई कंसंट्रेशंस ऑफ द ड्रग। सेवरल आइसोफॉर्म्स ऑफ पीडीई हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें से जो PDE3 है वो हमारे लिए ब्रोंकोडाइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिथाइलजेंथीन्स ऑल्सो ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर्स इन द CNS। मैंने अभी ऊपर बताया था कि एडिनोसिन का ये भी कंस्ट्रिक्शन कराता है आपके स्मूथ मसल्स की, तो जब इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो फिर भी ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन एस्थमा ब्रोंकोडाइलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ थियोफाइलिन। इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन सम पेशेंट, एन इफेक्ट पर्टिकुलरली यूजफुल इन COPD। ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट लिखा हुआ है एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर। अदर इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक डोजेस पे की CNS स्टिमुलेशन हो सकती है पेशेंट में, कार्डिक स्टिमुलेशन होती है, वेजोडाइलेशन होती है, एंड स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। उसके अलावा डायूरेसिस है और इंक्रीज GI मोटिलिटी है, ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। अगर आपने नोट किया हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पिए ना तो हार्ट रेट तेज़ हो जाता है और बहुत आप एक्टिव फील करते हैं, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। CNS स्टिमुलेशन, कार्डिक स्टिमुलेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायूरेसिस और GI मोटिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए लोग खाना खाने के बाद चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, उससे GI मोटिलिटी बढ़ती है और खाने का जो डाइजेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। उसके बाद है जी क्लिनिकल यूज एंड टॉक्सिसिटी। द मेजर क्लिनिकल यूजेस अस्थमा एंड COPD as we have talked about earlier. Slow release theophylline is the most commonly used मिथाइलजेंथीन, अमाइनोफाइलिन, रोफ्लुमिलास्ट, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिथाइलजेंथीन में वही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, उसमें उन्होंने टी, कॉफ़ी और कोको का बताया हुआ है कि टी में सबसे ज़्यादा होता है। 2 cups ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आर सेट टू कंटेन इनफ मिथाइलजेंथीन टू प्रोड्यूस मेजरेबल ब्रोंकोडाइलेशन। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड GIT डिस्ट्रेस, ट्रेमर, इंसोम्निया, ऑब्वियसली इसमें ये सारा कुछ होगा, और नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, कार्डिक एरिथमियाज, जो ऊपर हमने पढ़े ये थेरेप्यूटिक डोजेस पे आपको मिलते हैं। और जब आप थोड़े ज़्यादा डोज लें उसके साथ आपको फिर ये वाली चीज़ें मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा डोज ले लेंगे जैसे सुसाइडल अटैम्प्ट्स में लोग करते हैं, फिर एरिथमियाज और सीजर्स की वजह से बेसिकली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बीटा ब्लॉकर्स आर यूजफुल इन रिवर्सिंग सीवियर कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी फ्रॉम थियोफाइलिन। अगर पेशेंट को हो जाती है टॉक्सिसिटी तो फिर हम उसको बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। सो ये थी हमारी थियोफाइलिन से रिलेटेड जो भी बातें थी। उसके बाद है मस्करीनिक एंटागोनिस्ट, इनका मैकेनिज्म भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एट्रोपिन एंड अदर नेचुरली अकरिंग बेलाडोना अल्कलॉइड्स वर यूज्ड फॉर मेनी इयर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा बट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय इप्राट्रोपियम। पहले एक नॉन सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स था जो कि मल्टीपल जगहों पे एक्ट करता था, बड़ी सारी उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता इस क्लास ऑफ ड्रग में उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसी ड्रग इस्टेब्लिश की जो सिर्फ लंग पे एक्ट करे और हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हमें बना दे। उसमें इप्राट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम आती हैं। क्वार्टर्नरी एंटी मस्करीनिक एजेंट, जो कि एरोसोल इनहेलेशनल रूट से हम उसको लेते हैं। इट इज़ डिलीवर्ड टू द एयरवेज बाय प्रेशराइज एरोसोल, और उसका सिस्टमिक एक्शन बहुत कम होता है, जिसमें टायोट्रोपियम और एक्लिडीनियम भी आ जाती है। ये लॉन्गर एक्टिंग है जो कि COPD में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है, दे कंपैटिटिवली ब्लॉक मस्करीनिक रिसेप्टर्स इन द एयरवेज, जिससे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट होती है जो कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करा रहा होता है। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे। अगर आप इसको सिस्टमिकली देंगे तो फिर ये बाकी सारे जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं जो दूसरी लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं उन पे भी एक्ट कर जाएगी, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इसको इनहेलेशनल इसी वजह से देते हैं। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट रिवर्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इन सम अस्थमा पेशेंट्स एंड इन मेनी पेशेंट्स विद COPD, बट इनका इन्फ्लेमेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये भी एज अ रिलीवर मेडिकेशन ही एक्ट करते हैं। उसके बाद है जी क्लिनिकल यूज एंड टॉक्सिसिटी।
Inhalational agents are useful in 1/3 to 2/3 patient. Beta 2 agonists are effective in almost all, तो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं उसमें जी माइनर एट्रोपिन लाइक टॉक्सिक इफेक्ट्स, जिसमें ड्राई माउथ, ड्राई आईज और बोन वीकनेस और सीएनएस इफेक्ट्स, जो कि एट्रोपिन के जैसे इफेक्ट्स होते हैं ना, वैसे इफेक्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत देखे गए हैं, बट इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। सो ये थे हमारे पास ये मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। अब आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर। इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला बीटा एगोनिस्ट वाला था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो भी सवाल आएंगे वो मैं साथ साथ भी बताती जाऊँगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है आपको। स्टेटस एस्थमेटिकस की ट्रीटमेंट आगे हम पढ़ेंगे, वो पूछी जाती है इस चैप्टर में से। रिलीवर और कंट्रोलर कौन सी मेडिकेशंस होती हैं, ग्रुप्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं ड्रग्स के फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में से सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम नहीं यूज़ करते, कुछ पर्टिकुलर हैं जो हम लोग एस्थमा में यूज़ करते हैं, जिनके नाम यहाँ लिखे हैं, इनके नाम भी याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में, एसईक्यू में, एमसीक्यूज़ में, वाइवा में पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है।